जब अंकित की आंख खुली तो वो बुरी तरह छटपटाने लगा। खैर, डिटेक्टिव बुमरा और सैम केस की खबर पाते ही मौके पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस मुहिम ने जब धृदित को उसकी ही मौत की जानकारी दी तो वो भभक उठा। वहीं जब डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन से बाहर आए, एक लड़की बेंच पर बिल्कुल सीधी होकर बैठी थी। लड़की अचानक रुक गई और पलटी। उस लड़की को समझ आ गया। वो नीचे रेंगती पेड़ पर चढ़ी, फिर पेड़ों पर कूदते कूदते वहां से भाग निकली। अरे मुझे मिस कर रहे हैं आप? डॉक्टर शेखावत की आवाज आई। बुमरा सब कुछ भूल पूरे घर में घूमने लगे। एक एक कमरे को ध्यान से देखा। बुमरा ने तभी उस कमरे के बड़े बड़े फर्नीचर्स हिलाने शुरू किए। उनके पीछे दीवारों पर जो दिखा बेहद डरावना था। सबके होश तब उड़े जब प्रवीण जोरों से चिल्लाने लगा। बुमरा ने तुरंत उस ओर दौड़ लगा दी। आसपास कई अजीब से शैडोज प्रवीण को घेरे खड़े थे, जिनकी लाल आंखें थी और वो बुमरा को घूर रहे थे। अचानक वो मुड़े और प्रवीण को एक खिलौने की तरह लेकर भाग गए। जमीन पर बस एक निशान छोड़ गए वो। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी। डिटेक्टिव बुमरा एंड द साइलेंट हंटर भाग 3। सबकी जान अटक कर रह गई थी। पूरे शरीर में एक कंपन सी दौड़ गई। सैम और डॉक्टर तो लगभग बुत से बन गए। डिटेक्टिव भी नीचे बने निशान को घूर रहे थे। प्रवीण के पास टाइम नहीं है, वो उसे जल्दी ही मार देंगे। बुमरा के मुंह से बस इतना निकला। अरे देखा नहीं तुमने क्या हुआ अभी? कौन लड़ेगा इनसे? इस दुनिया के ये थे ही नहीं, और कैसे ढूंढोगे प्रवीण को? सैम बस बोलता गया। ये निशान तो बुक में भी था। डॉक्टर शेखावत डिटेक्टिव के करीब आकर खड़े हो गए। सही कह रहे हैं आप, हमें उसी किताब को दोबारा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आइए। बुमरा उठकर नीचे आ गए। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन अब किसी को भीगने का डर था ही नहीं। कार के अंदर बैठकर तीनों किताब को फिर से पढ़ने लगे। सबसे आखिरी पन्ने पर निशान बना था और उसके बाद कोई पन्ना था ही नहीं। अरे अब क्या करेंगे? आगे तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद धृदुत ने कुछ लिखा ही नहीं। सैम परेशान हो गया। उसने जानबूझकर किताब को यहीं खत्म कर दिया ताकि मुहिम हमेशा के लिए उसके चक्र में फंस कर रह जाए। लेकिन ऐसा क्या किया उसने कि मुहिम अब ऐसा कर रहा है? अचानक बुमरा को कुछ ठनका। वो तुरंत कार को तेज गति से भगाने लगे। अरे क्या हो गया? कोई पीछे है क्या? सैम डरा हुआ था। क्या इस निशान के कुछ मायने हैं? डॉक्टर ने पूछा। अगर मैं ठीक हूं तो प्रवीण धृदुत के कब्र के पास मिलेगा और ठीक अगले 41 मिनट में उसके खून को वहां बिखेरा जाएगा। बुमरा इतना बोलकर चुप हो गए। सैम और डॉक्टर बस अपनी जगह बैठे रहे। कुछ ही पल में कार एक बड़े फार्म हाउस के पास आकर रुक गई। बाहर लिखा था हाउस ऑफ धृदुत, लेकिन हालत ठीक नहीं थी उस जगह की। सब कुछ अंधेरे में डूबा था। झाड़ियां लगभग सब कुछ निगल चुकी थी। घर काई और कालिक से घिर चुका था। बुमरा भागकर अंदर की ओर आ गए। ठीक पीछे एक तालाब था। अरे यहाँ क्या है? डॉक्टर की सांस फूल गई। सैम सबसे पीछे पहुंचा। अरे यार भाई, मुझे अकेले क्यों पीछे छोड़ दिया? डिटेक्टिव तालाब के करीब आ गए। आसपास देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक उनकी नजर एक ऊंचे मचान पर पड़ी। बिना देरी के वो सीधे उस पर चढ़ गए। जब टॉर्च निकालकर उन्होंने तालाब की ओर किया तो जो देखा वो आम नहीं था। जैसे ही लाइट तालाब पर पड़ी, पूरे तालाब पर वही निशान दिखने लगा जैसे वो पहले भी हो, बस रोशनी पड़ने की देरी थी। अरे तुम्हें पता कैसे लगा? सैम पूछता। अभी पूछने का टाइम नहीं है, कुछ करने का टाइम है। तुरंत घर का चप्पा चप्पा ढूंढो। कुछ भी अजीब दिखे आवाज लगाओ। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। बुमरा ने घड़ी की ओर देखा और नीचे उतरने लगे। सब घर के अंदर घुस गए। सिर्फ अंधेरा ही पसरा था। धूल, मिट्टी और जालों ने बसेरा कर लिया था। हर कोई जल्दबाजी में कमरों को जांचने लगा। अचानक सैम की एक कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। सब वहां पहुंच गए। दीवार के एक हिस्से से आधा हाथ बाहर था, खून से पूरा लथपथ। डॉक्टर और बुमरा ने तुरंत हाथ को खींचना शुरू कर दिया, लेकिन ताकत लगाने के बावजूद वो खींच ना पाए। सैम ने भी उनका साथ दिया, पर हाथ बाहर आने के बजाय धीरे धीरे अंदर ही जा रहा था। आपके पास चंदन है? बुमरा पूरा जोर लगा चुके थे। हाँ, तुमने बोला था तो लाया हूं, डॉक्टर ने भी जवाब दिया। तुरंत दीजिए। बुमरा के कहते ही डॉक्टर ने चंदन निकाला और बुमरा को दे दिया।
बुमराह ने चंदन सीधे उस हाथ की मुट्ठी में रखकर बंद कर दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, उनकी मेहनत रंग लाने लगी। हाथ अब बाहर खींचने लगा। जब पूरा खींचा गया तो पाया वो प्रवीण है। होश में नहीं था, लेकिन वो पूरे शरीर पर छोटे छोटे निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस किताब में थे। शरीर ऐसा लग रहा था जैसे हाई टेम्परेचर्स को झेल कर आया हो। अरे ये कैसे पॉसिबल है? ये दीवार के अंदर कैसे जा रहा था और बाहर भी कैसे आ गया? अंदर क्या है? इसकी बॉडी भी लगभग जलने लगी थी। सैम बौखला गया, लेकिन अभी असली पड़ाव तो बाकी था। आसपास अजीबोगरीब आवाजें भटकने लगी, जैसे उनको घेरा जा रहा हो। डिटेक्टिव ने खिड़की के पास आकर देखा, पानी से कई वैसे ही दिखने वाली शेडोज बाहर आ रही थी। तो क्या अब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे वहां से? जैसे जैसे वो घर के करीब आने लगे, खिड़कियां दरवाजे सब टूट कर गिरने लगे। हमें द्रुदुत का कब्र खोजना होगा, वहां पर यही निशान जरूर मिलेगा। बुमराह ने इशारा किया। धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंच गए, पर ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला। चलते वक्त बुमराह को कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने नीचे फ्लोर को चेक किया, वो निशान वहीं था, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। शैडोज उन तक पहुंच चुकी थी। सैम तो दर्द में चिल्लाने लगा। उसके पांव को जकड़ लिया गया था। वो जहां जकड़ा गया था वहां शरीर तपने लगा। डॉक्टर को भी उठाकर एक तरफ फेंक दिया गया। अचानक वो होश खोने लगे। सैम की आंखें भी बंद हो गई। वहीं डॉक्टर नीचे गिरकर उठे ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ सैम और डॉक्टर को नहीं पता। जब सैम की आंख खुली तो वो पहले तो चिल्लाया, लेकिन जब पाया कि वो हॉस्पिटल के बेड पर है तो चुप हो गया। सामने सोफे पर डॉक्टर शेखावत बैठे थे। अरे हम तो वहां थे, द्रुदुत के घर पर, फिर यहाँ कैसे? बात पूरी होती बुमराह वहां पहुंच गए। देखा, कहा था ना, इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। डॉक्टर की हंसी छूट गई। हाँ हाँ, उड़ा लो तुम लोग मजाक, पर मुझे तो जब उन्होंने पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया था, बस इतना याद है। अरे मेरे पाँव ऐसे लग रहे थे जैसे जल रहे हो। उसके बाद क्या हुआ? सैम ने डॉक्टर को देखा। अरे मुझे क्या देख रहे हो, मैं भी ऑफ हो गया था। तो बुमराह? हाँ बुमराह। डिटेक्टिव वहां बैठ गए। प्रवीण? सैम बुद्ध बताया। ठीक है, अभी होश नहीं आया है, पर आ जाएगा। बुमराह ने चाय का कप उठा लिया। अरे तो बताओगे क्या, फिर गिड़गिड़ाना पड़ेगा? जो निशान था द्रुदुत के घर में, वो समझो एक तरीके का पोर्टल था जहां से ये शैडोज आई थी। उसके किताब के आखिरी पन्ने पर भी वही निशान था। द्रुदुत आखिरी बार उस किताब में निशान ही बना पाया। तो इतना तो मुझे पता था कि निशान, शैडोज और द्रुदुत का गहरा कनेक्शन है। द्रुदुत लगभग 21 साल एक अनजानी पहाड़ी पर अकेला रहा था। कहते हैं वहां रात को ठंड इतनी पड़ती थी कि आम इंसान बच नहीं सकता। लेकिन 21 साल उस पहाड़ी पर अक्सर किसी ने एक लंबे चौड़े व्यक्ति को चलते देखा था, बड़ी दाढ़ी, लंबे बाल, लेकिन कोई उससे मिल नहीं पाया था। द्रुदुत शायद इकलौता ऐसा इंसान था जो उससे मिला था। मिला क्या था? उसके साथ रहा था। इन 21 सालों में उसने कुछ मिस्टीरियस चीजें सीखी। शायद उसका ये निशान बनाना, शैडोज को इस पार लेकर आना, फिर उनसे फ्यूचर जानना, सब गिफ्ट थे जो उस पहाड़ी से वो लेकर आया था। लेकिन उसी का गिफ्ट उस पर भारी पड़ गया जब उसी की मौत की खबर मोहम चीचक ने उसे दी। उसने उसे धमकाया भी कि वो ऐसा करेगा कि मोहम जहां से आया है वहां कभी नहीं जा पाएगा। मोहम को ये बात पता थी कि इस दुनिया में अगर उसे रहना है तो इंसानों की सोल यानी आत्मा चुरानी पड़ेगी, वो भी उसके सबसे अच्छे फॉर्म में। इसलिए वो इंसानों को ऐसे मारता था कि उनकी सोल की एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट रहे और वो खुद के अस्तित्व को बचा सके। नो सोल, नो शैडोज, वो हवा में घुलकर खत्म हो जाती। ओह, तभी तो लटकाकर अजीबोगरीब तरीके से काटता था, फिर मारता था। सैम को समझ आ गया। फिर द्रुदुत ने कुछ ऐसा किया कि मोहम यहीं रह गया। पहाड़ी से बहुत कुछ सीख कर आया वो। ये निशान आम निशान नहीं था। यदि ठीक से इसकी दिशा, रंग, चिन्ह आदि बने तो नर्क जैसी दुनिया का कोई रास्ता खुल जाएगा। उसने ऐसा ही किया। मोहम और उसकी डील हुई। वो उसे फ्यूचर बताएगा और बदले में द्रुदुत यहां से इंसानों को ले जाएगा। वो हाथ जो तुमने दीवार पर देखे वो उन्हीं इंसानों के हैं। वो आज भी इस दुनिया में वापस आना चाहते हैं,
लेकिन दुर्दुत ने मरने से पहले रास्ता बंद कर दिया। निशान में एक सुई है, जो सही बैठेगी तो रास्ता खुलेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। मरने से पहले उसने रास्ता बंद कर दिया। अरे तो तुम्हें कैसे पता लगा? और मुहुम ने अभी क्यों सबको मारना शुरू किया? पूरी किताब में ये निशान कई जगह मेंशन थे, लेकिन हर जगह पर सुई अलग जगह पर थी। मुझे बात खटकी, तभी तो मैं समझ पाया कि माजरा क्या है। हो सकता है वो पहले भी मारता हो, या उसकी एनर्जी जब खत्म होने लगी तब उसने ऐसा शुरू किया। उस दिन जब तुम दोनों लगभग निपट गए तो मैंने सीधे स्टिक निकाली और सुई को अलग अलग जगह पर मूव करना शुरू किया। कुछ देर तो लगी मुझे, और मुझे उनसे लड़ना भी पड़ा, पर किस्मत अच्छी थी। तीसरी बार ही सुई सेट हो गई और रास्ता खुल गया। मोहन सीधे उसके जरिए वहां से निकल गया, जैसे नीचे टनल हो, और उसे खींच लिया। मोहन के साथ और भी तो शैडोज थी। वो कौन थी? वो मोहन ही था। मोहन जैसे जैसे लोगों को मारता जा रहा था वो मल्टीप्लाई होता जा रहा था। अब चलो, बहुत कुछ बता दिया, अब और मॉडल्स तो नहीं होंगे तब तक जब तक निशान की सुई को कोई हिलाता नहीं या निशान को फिर से कोई बनाता नहीं। तुम रेस्ट करो, मैं और शेखावत होटल में रुके हैं। 3 दिन बाद हम तुम्हें यहां से ले जाएंगे, तब शिमला चलना है। एक केस है अमेजिंग सा। कार में बैठे शेखावत कहीं खोए हुए थे। क्या हुआ डॉक्टर, कुछ सोच लिए बैठे हैं आप? बुमरा ने कार का म्यूजिक कम कर दिया। जो लोग दीवार के उस पार हैं उनका क्या? वो हाथ, क्या वो वापस आ पाएंगे? प्रवीण दोबारा उस घर गया था, पर अब हाथ नहीं है वहां पर। वो वहीं फंस कर रह गए, या फिर निशान की सुई को घुमाकर देखना पड़ेगा। इस पर तो मुझे और काम करना पड़ेगा फिर। हाँ, लेकिन शैडोज के पास एक पावर थी, जहां भी वो होते थे सब कुछ स्लो डाउन हो जाता था, लोगों को धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता था। यानी दीज पावर्स वर रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड। फिर से बारिश शुरू हो गई, बिल्डिंग्स की लाइट्स जगमग हो गई, कार रोड पर चलती गई। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाड़ी दोनों को विराम देता हूं। मिलेंगे फिर से एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो इस पर कमेंट करना या इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हाई पॉइंट्स जरूर दें ताकि हमारी कहानियां बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहें। स्पॉटिफाई पर कहानियां कहानीकार सुधांशु राय के साथ जरूर फॉलो करें, वहां पर भी हमारी कहानियां आती रहती हैं।